नमस्कार। प्रशासनिक अनुवाद इस विषय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक पत्राचार के अनुवाद, उसकी आवश्यकता और अपेक्षा पर। हम जानते हैं कि प्रशासनिक या कार्यालयी सामग्री में अनेक प्रकार की सामग्री का अनुवाद होता है और उस अनुवाद की एक विशिष्ट प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि कार्यालयी भाषा जिस पर हम चर्चा कर चुके वो एक औपचारिक भाषा होती है, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है और प्रशासन की भाषा के साथ उसका वैधानिक महत्व भी जुड़ा होता है, क्योंकि प्रशासन की भाषा अपेक्षा अनुसार एकार्थी होनी चाहिए। उसमें दो अर्थ की संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से व्यवस्था के लिए, कार्यालय के लिए, व्यक्ति के लिए एक इंटरप्रिटेशन करने के आधार पर संकट खड़ा हो सकता है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग सामान्यतः किया जाना चाहिए जो अभिधात्मक हों, लाक्षणिक या व्यंजनापरक ना हो। इसलिए प्रशासनिक समस्त सामग्री हिंदी में, राजभाषा हिंदी में, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें अनेक प्रकार की सामग्री का अनुवाद होता है। उसमें पत्राचार यानी पत्र आदि, जिसके बहुत सारे प्रकार हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, उनका भी अनुवाद होता है। उन पत्रों के अनुवाद की ज़रूरत क्या होती है और अनुवाद की तकनीक क्या होती है और अनुवादक से उसमें अपेक्षाएं क्या होती हैं, इस पर चर्चा हम केंद्रित करेंगे। हम जानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यालय की जो भाषा है एवं साहित्य की तरह जो अन्य भाषा और साहित्य है, उसकी तरह ही पत्रों के अनेक प्रकारों के अनुवाद भी किए जाते हैं। यानी पदनाम, विभागों के नाम, अनुभागों के नाम, रिपोर्ट या प्रतिवेदन आदि का, इसी तरह टिप्पण आदि का, अभिव्यक्तियों का, पत्र पत्रिकाओं में या फाइलों पर बहुत सारे अनुवाद वहाँ होते हैं। लेखन होता है, फिर उनका अनुवाद होता है। ऐसे पत्र या प्रारूप जो बनते हैं उनका भी अनुवाद वहाँ पर किया और करवाया जाता है। कार्यालयी तंत्र में पत्र की सत्ता महत्वपूर्ण है और किसी से सूचना मंगवाना, सूचना देना, कोई निर्णय संप्रेषित करना, परामर्श लेना या परामर्श देना, शिकायत करना, ये सब, या जांच आदि की सूचनाएं लेना देना, ये सब पत्र के द्वारा ही संभव होता है। इसके अतिरिक्त भी पत्र का जो विस्तार है, उसके जो प्रयोजन है, वो बहुत बड़े स्तर पर हमारे सामने आते हैं। इन सभी पत्रों के द्विभाषीकरण यानी बायलिंग्वलिज्म, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी में लेखन या अनुवाद, इसकी आवश्यकता प्रशासन में, कार्यालय में, कार्यालयी तंत्र में निश्चित रूप से रहती है, असंदिग्ध है। अनेक क्षेत्र, राज्य, कार्यालय ऐसे हैं जहां संपूर्ण पत्राचार हिंदी में मौलिक रूप से नहीं होता या हो भी नहीं पाता। ऐसे में अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ता है। राजभाषा हिंदी विषयक पूरी व्यवस्था या प्रावधानों के कारण इसकी अनिवार्यता बन जाती है। यही कारण है कि अंग्रेज़ी हिंदी में लिखे गए और प्रेषित किए गए ये पत्र या प्राप्त किए गए इन सभी पत्रों से भी कार्यालयी समस्त कार्यों के निष्कर्ष अपना निर्णय तक ले जाने में मदद देते हैं। कार्यालयी पत्रों का अनुवाद करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ शर्तों का भी ध्यान रखना होता है और अनुवादक को इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए ही अनुवाद करना चाहिए कि कार्यालयी पत्र के प्रकारों के अनुसार, हमने पहले देखा कि शासनादेश होता है, ज्ञापन होता है, प्रेस नोट होता है, सरकारी पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है। तो उन कार्यालयी पत्रों के प्रकारों के अनुसार उनके प्रारूप का अनुवादक को
ध्यान रखना होता है। जैसे कहा जाता है कि मीडिया का अनुवाद करना हो तो मीडिया की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए अनुवादक को। जैसे कविता का अनुवाद करना हो तो यदि कवि हृदय नहीं है अनुवादक तो वह ठीक अनुवाद नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्यालयीय पत्र या पत्रों के प्रकारों का बोध भी अनुवादक के लिए आवश्यक होता है और पत्र के सभी अंगों का अनुवाद विधिवत तथा मानक शब्दावली में किया जाना चाहिए। मानक शब्दावली, जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो शब्दावली निर्धारित की है उसका निर्माण किया है, जिसको हम कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ HRD या जिसको आजकल हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, वो उसका गठन 1961 में हुआ था और उसने इस शब्दावली का निर्माण किया था। तो उस शब्दावली की यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता का ध्यान रखते हुए, जैसे वितरण अनुभाग या विभाग, तो डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन या डिपार्टमेंट। अब ये अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन या डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए हम वितरण अनुभाग या विभाग ऐसा लिखते हैं। तो ये एक रूपता रहनी चाहिए। जैसे FE अथवा NU हम लिप्यंतरण करके भी हिंदी में देवनागरी में उस प्रकार का लिखते हैं। प्रेषक, जो पत्र भेजने वाला है, किसकी तरफ से लेटर है, फ्रॉम, तो उसको प्रेषक कहते हैं। जैसे XYZ पत्र के अंतर में लिखते हैं ना, योर्स क ख ग, हिंदी में हम क ख ग लिखते हैं। संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर के लिए। तो पदाधिकारी जिससे पत्र संबंधित है तथा भेजा जा रहा है उसका भी पदनाम अनुदित होना चाहिए। जैसे अपर निदेशक राजभाषा, तो एडिशनल डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को OL भी लिखा जाता है, उसकी परंपरा भी है। सर शब्द के लिए महोदय शब्द का ही मानक रूप स्वीकार्य है, मान्य है। श्रीमान या महाशय आदि का प्रयोग सरकारी पत्रों में उचित नहीं माना जाता। ये अनौपचारिक पत्रों में हो सकते हैं, लेकिन सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं। पत्र के प्रारंभिक वाक्य का अनुवाद भी हिंदी भाषा में उसकी पारंपरिक परिपाटी या पद्धति से ही किया जाना चाहिए। जैसे मुझे आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्या इतने दिनांक इतने की ओर दिलाते हुए या दिलाने तथा यह करने सूचित करने का निर्देश हुआ है, यह कहने या सूचित करने का निर्देश हुआ है कि। अब वाक्य विन्यास देखिए, अंग्रेजी में है आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन, मुझे आपका ध्यान इस ओर, इस कार्यालय के पत्र संख्या इतने दिनांक इतने, जबकि अंग्रेजी में पत्र संख्या और दिनांक अंत में गया है। तो आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू दिस ऑफिस लेटर नंबर सच एंड सच डेटेड सच एंड सच एंड स्टेट, जो कि ये कहना चाहता है। तो वाक्य विन्यास लक्ष्य भाषा की प्रकृति के हिसाब से अनुवाद में बनना चाहिए और प्रकृति भी जो लक्ष्य भाषा की है उसी को हमें अनुसरण करते हुए वाक्य बनाना चाहिए। जैसे आपके दिनांक इतने के पत्रोत्तर के संदर्भ में मुझे, या पत्राचार के संदर्भ में या पत्र और तार के संदर्भ में मुझे इस पत्र के साथ यह भेजने का निर्देश हुआ है। तो विद रेफरेंस टू योर लेटर ऑब्लिक टेलीग्राम डेटेड इतना, आई एम डायरेक्टेड टू सेंड हियर विद दैट। पत्र के साथ हम कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, कोई दस्तावेज, कोई पत्र भेज रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, तो उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। तो विन्यास केवल हम देख सकते हैं कि हिंदी का जो विन्यास है वो देवनागरी हिंदी या हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार वाक्य के साथ दिखाई देता है। यदि पत्र में अनुरोध है तो भी, आज्ञार्थक शब्द है तो भी मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में ही अनुदित होगा, उत्तम पुरुष में नहीं होगा। उत्तम पुरुष का प्रयोग अगर हम करेंगे तो सामान्यतः वो बोलचाल की भाषा में हो सकता है, प्रशासन इतर भाषा में भी हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक या कार्यालयीय भाषा में हम उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करते। हिंदी में अनुवाद करते हुए यह ध्यान में रखना ही होता है। जैसे आपसे अपना मांग पत्र भेजने का अनुरोध है। अब
अंग्रेजी में है यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर रिक्विजिशन, तो आपसे अपना मांग पत्र भेजने का अनुरोध है। अधिकारियों की सूची संलग्न करने की कृपा करें। अब ये हिंदी का अनुदित वाक्य है। अंग्रेजी में है लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स मे प्लीज बी एनक्लोज। मे प्लीज बी एनक्लोज यहाँ पर हो रहा है संलग्न करने की कृपा करें। तो एक शिष्टाचार के नाते, मर्यादा के नाते वाक्य विन्यास अंग्रेजी की प्रकृति को समझकर भी हिंदी की प्रकृति में ही उसका अंतरण किया जाता है। कार्यालयी भाषा अनुप्रयोग की यह पद्धति हिंदी में होनी ही चाहिए। कार्यालयी भाषा में यह नहीं कहा जाता कि मेरा आपसे अपना मांग पत्र भेजने का अनुरोध है, यानी मैं उसमें नहीं रहूँगा क्योंकि मैं करता हूँ और करता लुप्त रहता है, व्यवस्था सामने रहती है। या कृपया अधिकारियों की सूची संलग्न करें, हम कोई आदेश नहीं दे रहे, हम वाक्यों में यथासंभव क्या कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों की सूची संलग्न करने की कृपा करें, अनुरोध है। और ऐसा लग रहा है जैसे हम कृपया अधिकारियों की सूची संलग्न करें कि आदेश जारी कर रहे हैं, तो ये नहीं लगना चाहिए। कार्यालयी तथा सामान्य भाषा के दोनों रूपों में मूलतः अंतर होता है, प्रकृति का, विन्यास का, व्यवस्था का, और इस सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण अंतर को अनुवादक को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर वाक्य के अर्थ अलग अलग निकाले जा सकते हैं। अंग्रेजी में प्रशासनिक भाषा के प्रयोग की जो सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है उसकी विरासत भी मिली है, किंतु हिंदी में हमें विशेष ध्यान इसलिए रखना होता है क्योंकि अनुवाद यदि हास्यास्पद हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, तो हिंदी की प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। तो जो कमी है, जो दोष है, जो अज्ञानता है, वो अनुवादक की होती है और प्रश्न चिन्ह भाषा पर लग जाता है। इसलिए कठिन, दुरूह नहीं होना चाहिए, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो वाक्य हो, अनुवादक की अपनी समझ में आना चाहिए। जैसे पत्र में प्रयुक्त निम्न वाक्य, वाक्यांश, अभिव्यक्तियों, प्रयुक्तियों के अनुवाद हम देख सकते हैं जो कि उचित पद्धति का अनुसरण करते हैं। कृपया इसे तात्कालिक समझें या कृपया इसे तात्कालिक समझा जाए। दिस मे प्लीज बी ट्रीटेड एज इमीडिएट। अब देखिए, दिस मे प्लीज बी ट्रीटेड एज इमीडिएट, कृपया इसे तात्कालिक समझें या तात्कालिक समझा जाए। तो हिंदी में हम हिंदी के पाठक हिंदी की प्रकृति के आधार पर वाक्य विन्यास तैयार करते हैं। कृपया शीघ्र भेजा जाए या शीघ्र कार्रवाई की जाए। एन अर्ली रिप्लाई या एन अर्ली रेस्पॉन्स इज रिक्वेस्टेड, कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए। दिस मे प्लीज बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। तो ये वाक्य इस बात के प्रमाण हैं, उदाहरण हैं कि हम हिंदी में अनुवाद करते हुए हिंदी की प्रकृति के आधार पर वाक्य का सृजन या निर्माण करें। अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र अर्थात डेमी ऑफिशियल लेटर, उनमें औपचारिक शैली तो होती ही है, परंतु कभी कभी अपेक्षा आवश्यकता अनुसार अनौपचारिक भाषा शैली भी अपनाई जाती है। इसलिए ऐसे पत्रों में आवश्यकता के अनुसार आत्मीयता या व्यक्तिगत संस्पर्श, इसका समावेश भी करना होता है। अनुवादक को शब्द चयन में, वाक्य निर्माण में इन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे माय डियर शर्मा जी, अब हिंदी में हम करते हैं प्रिय शर्मा जी, लेकिन अगर डियर मैडम है तो सामान्यतः हम महोदया कहते हैं, क्योंकि हिंदी में किसी भी महिला के लिए प्रिय महोदया ऐसा लिखना थोड़ा उचित नहीं लगता, प्रतीत नहीं होता, इसलिए महोदया कहकर हम काम चलाते हैं। अर्धशासकीय पत्रों का प्रारंभ सामान्यतः अनौपचारिक ही होता है। जैसे आपको संभवतः ज्ञात होगा कि आई होप यू आर काइंडली अवेयर दैट, या आपको याद / स्मरण होगा कि यू विल काइंडली रिकॉल दैट। अब ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों की तुलना करके हम देख सकते हैं कि हिंदी में वाक्य बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। मेरा पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना देखने की कृपा करें। काइंडली रेफर टू माई लेटर नंबर सच एंड सच एंड डेटेड सच एंड सच। तो कार्यालयी सामग्री के अनुवाद में अनेक बार अंग्रेजी वाक्यों के यथावत अनुवाद से हटना होता है, उन्हें छोड़ना होता है।
हिंदी की भाषा और हिंदी भाषियों की प्रकृति के अनुसार वाक्य, वाक्यांश या शब्द चुनने होते हैं, जैसे विद रिगार्ड्स या विद वार्म रिगार्ड्स। इसके लिए हम एक शब्द से काम चलाते हैं, सादर। विद गुड ऑब्लिक बेस्ट विशेज, शुभकामनाओं सहित या शुभकामनाओं के साथ। योर्स फेथफुली, आपका। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग की एक परंपरा अब निश्चित रूप से चल निकली है। इसी तरह अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्रों की भाषा में विनम्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आपसे अनुरोध है कि इस पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, तो आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर एन अर्ली रिप्लाई, अथवा एन अर्ली रिप्लाई विल बी अप्रिशिएटेड। तो अंग्रेजी में जो मूल भाव है, इसलिए भावानुवाद प्रशासन में महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्यालयीय ज्ञापनों के अनुवाद की भी तकनीक पत्र की प्रकृति और स्वरूप के अनुसार बदल जाती है। अनुवादक को इन सभी कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप और लेखन प्रविधि की जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। कार्यालयीय ज्ञापन की भाषा तुलना में अधिक सरल, अधिक गैर तकनीकी रखी जाती है। यह अनेक विभागों को संबोधित करते हुए होता है, लिखा जाता है, इसलिए इनका अनुवाद भी सरल होता है। अंग्रेजी भाषा की प्रकृति में लंबे या बड़े बड़े वाक्यों की रचना संरचना सहज ही दिखाई देती है, किंतु हिंदी में ये वाक्य छोटे होते हैं और होने चाहिए, क्योंकि हिंदी की प्रकृति छोटे वाक्यों की है। अनुवादक को अनुवाद में भी भाषा के गठन का, सौंदर्य और प्रभावात्मकता का ध्यान रखना ही होता है। यदि हम मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद करेंगे तो अच्छा अनुवाद नहीं होगा। मक्खी के स्थान पर मक्खी मारने वाला अनुवाद, इससे बचना चाहिए अनुवादक को। और कार्यालयीय भाषा में सुपठ्यता, बोधगम्यता, सहजता, संप्रेषणीयता, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्यालयीय भाषा में कर्मवाच्य, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। इनमें कर्ता लुप्त रहता है। ये वाक्य अन्य पुरुष में यानी थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। कभी कभी कृत्रिवाच्य के यानी एक्टिव वॉइस के वाक्य भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी की छाया के कारण, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण आ जाते हैं। इसलिए कृत्रिवाच्य में कर्ता का स्थान प्रमुख रखा या बनाया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री ने आज सम्मेलन का उद्घाटन किया, ये कृत्रिवाच्य है। द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस टुडे, अब ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किया गया ऐसा बना दें तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। जबकि अंग्रेजी में इस तरह का इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस टुडे, यहाँ तक ठीक है। सम्मेलन का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, ये कर्मवाच्य बनेगा। और कर्मवाच्य बनते ही इसमें कठिनाई आएगी, क्योंकि द कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर टुडे, पैसिव वॉइस से बना हुआ वाक्य है। हिंदी में द्वारा से वाक्य बनाने की प्रकृति सामान्यतः मूल रूप में नहीं है, इसलिए इस प्रकार के कर्मवाच्य वाक्यों से बचना चाहिए। अंग्रेजी में ही इस प्रकार के वाक्य बाई ऑडिटर्स, बाई द डायरेक्टर मिलते हैं, और उसी से हमने हिंदी में भी एक परंपरा शुरू कर दी, जो मूलतः उचित नहीं है, लेकिन अब ये चल निकली है। कभी कभी कर्मवाच्य वाक्य से भी बेहतर अनुवाद किए जाते हैं, जैसे प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए, सभी नियुक्तियां रद्द या निरस्त कर दी जाएं या कर दी गई हैं, इस तरह के वाक्य भी बनते हैं। अतः कार्यालयीय या प्रशासनिक पत्रों या अन्य सामग्री के अनुवाद में कार्यालयीय भाषा की प्रकृति का निर्वाह किया जाए, अर्थ का अनर्थ इससे बचा जाए, प्रशासनिक पत्राचार की प्रविधि का भी निर्वाह किया जाए, मानक प्रयुक्तियों या अभिव्यक्तियों का अनुप्रयोग ही किया जाए। सरकारी संस्था, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी द्वारा तैयार की गई मानक पारिभाषिक शब्दावली का ही प्रयोग अनुवाद में किया जाए। अंग्रेजी वाक्यों की यथावत छाया से हिंदी अनुवाद को मुक्त रखने का प्रयत्न भी होना चाहिए। साहित्यिक या सांस्कृतिक शब्दावली के प्रति विशिष्ट आग्रह या दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, अनुवादक को उससे बचना चाहिए। प्रशासन में इससे बचने पर ही अच्छा अनुवाद किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह जो अनुवाद है प्रशासन में और कार्यालयीय पत्रों में, वो कुछ विशिष्ट अपेक्षाओं, कुछ विशिष्ट सावधानियों की अपेक्षा अनुवादक से करता है। हम इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा अनुवाद कर पाएंगे और कार्यालयीय भाषा में
इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी भी है। और अनुवादक जो होता है वह साधक होता है, और प्रशासन के अनुवाद में भी एक रचना धर्मिता का निर्वाह किया जा सकता है। उस अनुवाद को भी हम क्रिएटिविटी के द्वारा, सृजनात्मकता के द्वारा सहज, विषयनिष्ठ, बोधगम्य बना सकते हैं। यह निर्भर करता है, इसलिए कभी कभी यह भी कहा जाता है कि अनुवाद कठिन नहीं है, अनुवाद क्लिष्ट या दुरूह नहीं है, अनुवादक क्लिष्ट या दुरूह होता है। यदि वह सहज है, उसको अपने द्वारा किया गया अनुवाद समझ में आ रहा है, बोधगम्य है, लग रहा है, तो फिर दूसरों को भी समझ आएगा। हम केवल अनुवाद करने के लिए अनुवाद न करें, ये सोचकर हमें अनुवाद करना चाहिए कि इसका एक उद्देश्य है, प्रशासन की सामग्री का, उसके अनुवाद का एक उद्देश्य विशेष होता है। गंभीरता से, ईमानदारी से उसका निर्वाह अनुवादक को करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज के विषय का मूल मंतव्य था जो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया, और इस विषय को भी हम यहाँ विराम देते हैं और नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।